मैं जिस दिन से बहू को ब्याह कर लाई थी, रोजाना बेटे के ऑफिस जाते ही एक लड़का हमारे घर पार्सल देने आता। वो पार्सल मेरी बहू के नाम होता। मेरी बहू भाग कर दरवाजे पर जाती और वो पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती। मेरी बहू पढ़ी लिखी थी और मैं अनपढ़ सास थी। मैंने कभी बहू से ये ना पूछा था कि बहू इसमें क्या है, मगर बहू वो पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती और कमरा अंदर से लॉक कर देती। फिर बहू 3 घंटे बाद कमरे से निकलती। उसके बाल खुले होते, उसकी हालत कुछ अजीब सी होती। वो मुझसे नजरें चुराकर सीधी वॉशरूम चली जाती और 2 घंटे बाद नहाकर निकलती। फिर वो घर के कामों में लग जाती। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरी बहू की कमर में बहुत दर्द रहने लगा था। मैं एक दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बहू को बाहर बिठा दिया और मुझे कमरे में ले गई और बोली, आपकी बहू को एक लाइलाज बीमारी है और ये चंद दिन ही जिंदा रह सकेगी। बेहतर है आप इसका कमरा अलग कर दें और ज्यादा वक्त इसे सुकून करने दें। मैंने घर आकर रोते हुए ये बात अपने बेटे को बताई तो उसने बहू का कमरा अलग करने की बजाय मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे को बाहर से लॉक लगा दिया। मैं रोती रही मगर बेटे ने मेरी एक ना सुनी। कुछ दिन बाद बेटा बहू को मेरे पास ले आया। बहू ने मेरे कदमों में बैठकर एक ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। दिल करता कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बहू रोज कमरा बंद करके, मेरा नाम नौशीन है। जब मेरा बेटा 10 साल का था तब मेरा शोहर काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया था। सास ससुर फौत हो चुके थे। मैं बेटे के साथ अकेली घर में रहती थी। घर अपना था। शोहर हर माह बाकायदगी से पैसे भेज रहा था। मैं और मेरा शोहर बिल्कुल अनपढ़ थे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। इसीलिए मेरा शोहर परदेश में दिन रात मजदूरी कर रहा था। वो 2 साल बाद घर आता और एक माह बाद फिर से वापस चला जाता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन मेरे बेटे की तालीम भी मुकम्मल हो गई और उसे एक बहुत अच्छी जगह जॉब भी मिल गई। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। ये खबर मैं अपने शोहर को सुनाने ही वाली थी कि परदेश से इत्तला आ गई कि मेरा शोहर काम करते हुए तीसरी मंजिल से नीचे गिरा है और उसी वक्त दम तोड़ गया है। ये खबर हम माँ बेटे के लिए किसी कयामत से कम ना थी। मेरी जिंदगी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए। अब बेटे की उम्र शादी की हो गई थी। सोचा कि अब अगर भी शादी ना की तो बेटे के सर के बाल सफेद हो जाएंगे और कोई भी अपनी जवान लड़की देने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए अपने पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की जो काफी पढ़ी लिखी भी थी, उससे अपने बेटे की शादी कर दी। उन्हें भी कोई इतराज ना था। मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। सब कुछ ठीक था। जिंदगी में एक बार फिर बहार आ गई थी। मगर कुछ दिनों बाद ही मेरी बहू ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी थी। उसे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वो रोजाना कोई ना कोई चीज ऑर्डर करके मंगवा लेती। पार्सल वाला पार्सल देने आता तो बहू पार्सल लेकर अपने कमरे में बंद हो जाती। मैं बहू को परेशान करना नहीं चाहती थी, बस इसलिए चुप रहती। मगर बहू 3 घंटे बाद कमरे से निकलती। उसके बाल खुले होते और हालत कुछ अजीब सी होती। वो मुझसे नजरें चुरा कर नहाने चली जाती और 2 घंटे नहाती रहती। मेरी बहू बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती थी। फिर अचानक वो बीमार बीमार सी रहने लगी। हर वक्त अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से काम करने की कोशिश करती। मैं पुराने जमाने की सासों की तरह सख्त मिजाज की ना थी। मुझे उसकी ये बीमारी और उसकी मजबूरी भी महसूस होती थी। वो भले ही मुंह से कुछ ना कहती, मगर हर वक्त थकी थकी सी रहती। एक दिन मैंने उससे किचन में काम करते पूछा, शुमाइला बेटी, क्या बात है, तुम कुछ थकी थकी सी रहती हो? जी माँ जी, बस मेरे सर और कमर में बहुत दर्द रहता है। आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। बहू ने कहा। तो मैं भी सोचने लगी कि बहू का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए और मेरी जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा हो जाए। शाम को बेटे के घर आते ही मैंने उससे बात की, मगर वो मुझसे कहने लगा, मैं इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहता। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। आप शुमाइला को खुद ही चेक करवा कर लाएं। बेटे की बात सुनकर मैंने खुद ही बहू के साथ जाने का इरादा किया। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने हमें 5-6 हजार के टेस्ट लिखकर दे दिए। फिर एक नर्स आई और वो मेरी बहू को दूसरे कमरे में ले गई। कुछ देर मेरी बहू का टेस्ट होता रहा। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आई तो काफी बुझी बुझी सी लग रही थी। डॉक्टर ने हमें देखा तो कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, बाहर बैठकर इंतजार करें, आपको थोड़ी देर में बुला लिया जाएगा।
आपकी बहू की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मैं और शुमाइला बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हमें एक नर्स ने अंदर बुलाया। नर्स ने मेरी बहू को कमरे में आने से मना कर दिया। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे बुलाया था। ये सुनकर तो मैं डर गई थी कि ना जाने डॉक्टर साहब क्या खबर सुनाएंगे। तब उनके चेहरे की परेशानी देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि जरूर कोई खतरे की बात है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन ये सब तो मेरी सोच से भी बढ़कर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहू को ऐसी बीमारी है कि वो हम सबको भी लग सकती है, और ये बीमारी ला इलाज है, और मेरी बहू चंद ही दिन जिंदा रहेगी। बेहतर है कि हम सब इससे दूर रहें और इसे कुछ वक्त आराम करने दें। वो अपनी दवाई के जरिए मेरी बहू का इलाज करने की कोशिश तो करेगी, मगर उसके बावजूद भी एहतियात जरूरी है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना हम सब भी बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी बहू भली चंगी है, बस इसकी कमर में मामूली सा दर्द ही तो रहता है। मैंने कहा, मैं अपनी बहू पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखूंगी। उसकी कमर में बस थोड़ा सा दर्द ही तो है। ये तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। जैसी आपकी मर्जी माँ जी। डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। फिर उसने मुझे एक तीखी नजर से देखा, जैसे बाहर जाने का कह रही हो। मैं बाहर आई तो शुमाइला बेचैन थी। आते ही मुझसे पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मगर मैंने उसे इस बारे में ना बताने का फैसला किया था। कुछ नहीं बहू, उसने कहा कि दर्द की गोली ले लो तो ठीक हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम करोगी तो भली चंगी हो जाओगी। मैं बहू को लेकर घर आ गई। शाम का वक्त हो चुका था। मैंने उसे खाना बनाने का कहा। बेटे के आने का वक्त नहीं हुआ था। इतने में मैं अपनी पड़ोसन नजमा के पास चली गई। वो मुझसे मेरी बहू के बारे में अक्सर बातचीत करती रहती थी। मैंने उसे इस बात का जिक्र किया कि बहू को कमर और सर में दर्द रहता है। तब उसने भी यही कहा कि उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। लगता है कि वो ज्यादा खाती पीती नहीं है और घर के काम में मसरूफ रहकर खुद को हलकान कर लेती है। पड़ोसन की बात भी सही थी। मेरी बहू घर के सारे काम किया करती थी। उसको मैं खाने को कहती तो वो यही कहती कि मैं मोटी हो जाऊंगी, ज्यादा खाना नहीं खा सकती, मेरे पेट को कम खाने की आदत है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने बहू की पार्सल वाली बात पर इतनी तवज्जो ना दी और ना ही किसी से जिक्र किया। सोचा कि वो कपड़े मंगवाती होगी, मगर बहू कमरा बंद करके क्या गुल खिला रही थी, ये तो कभी मैंने सोचा तक ना था। मेरे बेटे की अभी तक कोई औलाद भी ना हुई थी। खैर, मैं इधर उधर की बातें करके घर वापस आ गई। दिन यूं ही गुजरते रहे। बहू अब भी रोज पार्सल लेकर 3 घंटे कमरे में बंद रहती। एक दिन मैं उसे एक लड़ी डॉक्टर के पास चेक करवाने ले जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा भी पोता या पोती का सुख देखने को जी चाहता था। मगर बहू ने सख्ती से इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास अब दोबारा नहीं जाऊंगी। रात का खाना खाते वक्त मैं और मेरा बेटा बातें कर रहे थे, मगर मैं लगातार महसूस कर रही थी कि बहू बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो उल्टी करती उठी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं उसकी इस हालत पर परेशान थी, मगर रात का वक्त था, बेटा शर्जील भी घर पर था। मैंने ज्यादा दखल अंदाजी करना सही नहीं समझा। वो अपने कमरे में चली गई। खाना खाते ही मुझे फौरन गहरी नींद आ गई। उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि मैं तो अपने होशो हवास से ही खो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने तो अपने मुंह में उंगली डाल ली। मुझे इतनी देर हो गई थी सोते हुए। मैं तो आज तक इतनी देर से नहीं उठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को जल्दी सोने के बावजूद भी मैं सुबह देर से उठी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उठी तो बहू पहले से काम पर लगी हुई थी। उसने दिन का खाना भी तैयार कर लिया था। बोली, मैंने नाश्ते पर आपका इंतजार किया, मगर आप उठी ही नहीं। मुझे सख्त हैरत हुई। और आज मेरा बेटा शर्जील भी काम पर नहीं गया था, वो भी अभी तक सो रहा था। बहू, अभी तक शर्जील क्यों नहीं उठा और वो ऑफिस क्यों नहीं गया? मैंने पूछा तो बहू बोली, माँ जी क्या पता, उनको सोने का दिल कर रहा होगा, इसलिए अभी तक जागे नहीं हैं। अच्छा माँ जी, आइए मैं और आप खाना खाते हैं। बहू ने मुझे खाना पेश करते हुए कहा, मगर मैं उसको देख रही थी, क्योंकि मेरा और शर्जील का एक ही वक्त में बेहोशी जैसी नींद सोना एक अजीब सी बात थी। मगर मैंने बहू से इस बात का जिक्र नहीं किया, और ना ही मैं उसे महसूस होने देना चाहती थी। वैसे भी ये कोई वहम भी तो हो सकता था। मगर अगली रात को भी वही हुआ। बहू ने खाना बनाया और खाना खाते ही हम लोग गहरी नींद सो गए। सुबह 12 घंटे नींद पूरी करने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बोझल हो रहा था।
जबकि मेरा बेटा भी इस बात की शिकायत कर रहा था। हम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि मेरी बहू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसको जो नींद आती रहती थी वो भी जैसे उड़ गई थी। वो चुपचाप बैठी हम सबको देख रही थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर सफेद रंग के दाने थे। कहीं ये बीमार तो नहीं और हमें भी वही बीमारी लगा रही हो। ऐसा सोचते ही मेरे दिमाग में उस लेडी डॉक्टर की बातें चलने लगी, जिसने कहा था हमें कुछ दिन अपनी बहू को खुद से अलग कर देना चाहिए, वरना ये बीमारी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और आपकी बहू चंद दिन की मेहमान है। मगर मुझे उसकी सब बातें झूठी लगी थी। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब बहू से खाने पीने की कोई चीज नहीं बनवाऊंगी। अगले दिन मैंने सारा खाना खुद बनाया। मैंने खाना भी खुद ही लगाया था। मगर जब खाना लगाने के बाद मैंने बहू को पानी के लिए उठाया तो उसने मुझे घूर कर गुस्से से देखा और पानी लेने किचन में चली गई। उसकी इस गुस्से वाली हरकत के बाद मैंने और मेरे बेटे ने पानी तो पी लिया, मगर हमें उसकी ये हरकत अच्छी ना लगी। खैर, खाना खाने के बाद हम सो गए, लेकिन वही कल वाली कहानी हमारे साथ दोबारा दोहराई गई। हम सुबह 12 बजे तक सोते रहे और मुझे पक्का शक हो गया था कि मेरी बहू को वाकई में कोई जानलेवा बीमारी है, जो शायद उसके छुए पानी में भी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे सरों में दर्द होने लगा था। ये बात इसी चीज का सबूत थी कि हमारी बहू में वो बीमारी वाकई में मौजूद है जो लेडी डॉक्टर ने कही थी। अब मैंने बहू का कमरा अलग करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा बेटा भी कोई तकरीबन एक हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहा था और उसकी वजह यही थी कि वो हर वक्त थका थका से रहता था। मैंने उसी दिन अपने बेटे को सारी हकीकत बता दी। बहू को पहले ही इस बात का पता था। मेरे बेटे को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत दुखी हुआ। कहने लगा मैं अपनी बीवी का इलाज जरूर करवाऊंगा और अपनी बीवी को किसी बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मेरी बीवी इतनी तकलीफ में हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहू के लिए मेरे बेटे की मोहब्बत भी इंतहा की थी, मगर बहू आजकल बीमार रहने लगी तो दोनों के बीच एक अजीब सी दुख की दीवार खड़ी हो गई। मैंने बहू का कमरा अलग कर दिया। अब मैं उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता। मैंने बहू को उसके हाल पर छोड़ दिया और दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करने लगी कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर दे। जितने दिन बेटा घर रहा वो पार्सल वाला घर नहीं आया। बेटे के ऑफिस जाते ही वो पार्सल वाला फिर से आने लगा था और बहू फिर से वही हरकतें करने लगी थी। मगर मैं अब भी चुप रही, बेटे को भी इस बारे में ना बताया। एक दिन पड़ोसन हमारे घर आ गई। वो जानती थी कि मेरी बहू किसी से मिलती जुलती नहीं है, मगर वो भी कहाँ रुकने वाली थी। कहने लगी मुझे उसको देखना है। मैं उसको मजबूरन बहू के कमरे में ले गई। बहू पर नजर पड़ते ही वो हैरत से बोली, अरे इसको तो कोई भी बीमारी नहीं है, अच्छी भली सेहतमंद तो है, बल्कि इसने तो और ज्यादा रंग रूप निकाल लिया है। तुम लोग कहीं बेवकूफ तो नहीं हो गए जो इसकी बातों में आ गए हो। उस वक्त मेरी बहू शुमाइला सो रही थी। जब पड़ोसन ने ये बात कही थी तब मैंने भी सोचा कि बहू को कोई बीमारी नहीं है। भला नींद आने वाली कौन सी बीमारी है? अगर हम किसी और डॉक्टर से भी इसकी बीमारी का पता लगवाते तो शायद कोई ना कोई हल निकल आता, मगर बहू कहीं जाने पर राजी ही नहीं होती थी। अब मैंने सोच लिया कि मैं बहू का भांडा फोड़ कर रहूंगी, क्योंकि वो खामखा घर के कामों से बचने की खातिर बीमारी का ढोंग रचा रही थी। और पार्सल वाली बात भी बेटे को बताऊंगी। बहू ये सब क्या कर रही थी? मैंने अगले ही दिन अपने बेटे से बात की। मेरा बेटा भी ये सुनकर सोच में पड़ गया था कि वो रोज उससे छुपकर पार्सल में क्या मंगवाती है। पहले मैं बहू के कमरे में नहीं जाती थी, लेकिन उसी दिन सुबह उठते ही मैं बहू के कमरे की तरफ चली गई। मगर ये क्या, उसने तो कमरे को अंदर से लॉक लगा रखा था। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बजाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और बोली, माँ जी आप यहाँ से चली जाएं, ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी आपको भी लग जाए। बहू जज्बाती आवाज में बोली थी, नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दरवाजा खोलो। मैंने जिद करते हुए कहा था, माँ जी कहा ना कि आपको भी बीमारी लग जाएगी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। बहू ने जिद करते हुए कहा, देख नहीं रही आप, मैंने इसलिए तो अंदर से लॉक लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी का असर पूरे घर पर पड़ जाए। बहू ने मुझे तकरीबन डराते हुए कहा, मगर मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देती, दरवाजे पर किसी की आहट हुई। दरवाजा बजने की देर थी कि बहू फौरन उछलकर बाहर आई। अब क्या हुआ? मेरी बीमारी का खौफ नहीं रहा तुम्हें? मैंने बहू से पूछा। नहीं माँ जी, वो पार्सल वाला आया होगा, मैंने सोचा कि मैं जाकर ले लूं।
दरअसल पार्सल पर मेरे सिग्नेचर चाहिए होते हैं, फिर मुझे पैसे भी तो देने हैं। ये कहकर बहू दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा वहां एक छोटा सा लड़का लिफाफे में कोई चीज लेकर खड़ा था। बहू ने आगे झपट कर उससे वो लिफाफा ले लिया और फौरन अंदर कमरे की तरफ भाग गई। मैं उसे देखती ही रह गई। उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। वैसे भी वो हमसे दूर रहती थी। शाम को मेरा बेटा आया तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि तुम्हारी बीवी कुछ अजीब हरकतें करती रहती है। रोजाना पार्सल मंगवाती है, फिर 3 घंटे कमरे में बंद रहना और फिर 2 घंटे नहाते रहना, ये सब क्या है? शर्जील ने मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। बोला, माँ कुछ भी हो जाए आप बाहर नहीं आना, मैं इसका इलाज खुद कर लूंगा। ये कहकर वो शुमाइला की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बहू के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी। मैंने पहले तो सोचा उस तरफ ना जाऊं, मगर फिर रहा नहीं गया। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगी, मगर ये क्या, मेरे बेटे ने तो बाहर से दरवाजा भी बंद कर रखा था। मेरा दिल कह रहा था कि ना जाने बेटा गुस्से में आकर बहू के साथ क्या सलूक कर दे। मैं दरवाजा पीटती रह गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद मैं थक कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आवाज आना भी बंद हो गई थी। बेटे की गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आई तो मेरा दिल बैठ गया। अल्लाह जाने ये उसे कहाँ ले गया है। सोचते सोचते मैं पागल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। मेरा बेटा शायद घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने आकर मेरे कमरे का दरवाजा खोला। मैं तो घबराई हुई थी। मैं उसे बुरा भला कहने लगी। तुम बहू को लेकर कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। मेरी बात पर वो कुछ ना बोला, बल्कि थके हारे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं जाकर बहू के कमरे को देखने लगी। वो वहां मौजूद नहीं थी। लगता था कि बेटा उसे कहीं छोड़ आया है। ये सोचकर ही मेरा दिल दहल गया। खैर, फिर ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि उसके मेके छोड़ाया होगा, मगर सुबह उठकर मुझे मालूम हुआ कि वो अपने मेके भी नहीं है। मेरा बेटा तो ऑफिस चला गया था। मैं अपनी परेशानी में कभी किसी से बात करती तो कभी अपनी पड़ोसन से पूछती कि आपने मेरी बहू को कहीं देखा है, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। शाम को मेरा बेटा आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। वो मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, माँ थोड़े दिन सब्र कर लो, अगर वो मेरे नसीब में हुई तो मुझे वापस मिल जाएगी, अगर नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। मगर ये गुनाह मैं अपनी बीवी को नहीं करने दूंगा, जिसे अब उसने आदत बना लिया है। कौन सा गुनाह? बेटा मुझे भी तो बताओ, या आप उसी की जुबानी ही सुन लीजिएगा। जब वो दोबारा इस घर में आएगी 1 महीने के बाद मैं उसे लेकर आऊंगा। अब मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मैंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। खैर, 1 माह के बाद वो हंसी खुशी बीवी को घर ले आया। मैंने जो इतने दिनों के बाद अपनी बहू को अपने सामने देखा तो खुशी से कांपने लगी। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? ये बदमाश तुम्हें कहाँ लेकर गया था? मैंने बेटे का कान खींचते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दें, गलती इनकी नहीं, गलती मेरी थी। मुझे अपने किए की सजा मिली है, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, कभी आपको तंग नहीं करूंगी। मेरी बहू ने ये कहकर मेरे आगे हाथ जोड़े। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मुझे अब उसकी कदर हो गई थी। हुआ क्या था बेटी, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने आप सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। शायद मुझे उसी की सजा मिली है। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो मुझे अपनी आरामदेह की जिंदगी याद आने लगी। घर में कभी मैंने कोई काम नहीं किया था। हर वक्त सहेलियों के घर आना जाना लगा रहता था और मुझे नशे की आदत भी हो गई थी, जिसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं रोज पार्सल में अपनी दोस्त से वो नशा मंगवाती थी और कमरा बंद करके आपसे छुप कर ये काम करती थी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ भी इसी ठाठ से और आराम से रहूंगी, मगर आपके होते हुए ये मुमकिन नहीं था। तब मैंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त से मुलाकात की। उससे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी कमर दर्द का बहाना लेकर, तो तुम मेरी सास से कुछ ऐसा कहना कि वो मुझसे काम ना करवाए। वो बहुत ही तेज तरार और चालाक लड़की थी। उसने ना जाने कैसे आपको अपनी बातों में उतार लिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब आपने मुझसे घर का काम करवाया तो मैंने नींद की गोलियां आप सबको खाने में मिलाकर दे दी थी, और घर में कोई जो भी चीज मांगता मैं उसमें नींद की गोलियां मिलाकर देती ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। इसकी वजह से आप लोगों को लगने लगा कि मुझे कोई बीमारी है, हालांकि ये कोई बीमारी ना थी। ये सब मेरा रचाया हुआ खेल था ताकि मैं घर के कामों से बच सकूं। मुझे माफ कर दें। आपके बताने पर शर्जील ने वो पार्सल ढूंढ लिया
اور اسے ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بہت بڑے ہسپتال میں داخل کروائے تھے جہاں میرا علاج ہوا، اور میری آدھی عادت تو چھوٹ گئی ہے، رفتہ رفتہ باقی بھی چھوٹ جائے گی۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری بہو نے میرے آگے ہاتھ تو جوڑ دیے تھے، میں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ میرا بیٹا بھی اس سے پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اسے واپس گھر لے آیا تھا، مگر میرے دل کو چین نہیں آیا تھا۔ میری بہو ایسی ہے تو نہ جانے اس کی اولاد کیسی ہوگی، وہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرے گی۔ میں اب ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو نیک اولاد عطا فرمائے اور میری بہو کو راہ ہدایت پر چلائے، اور وہ پھر سے کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے